दोस्तों, जाट धर्मशाला हिसार में है और जाट धर्मशाला हिसार में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन चला हुआ है और सम्मेलन के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीके प्रसाद है। कृष्णा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो केरला से हैं और केरला में पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो उनसे एक बार पूरे विस्तार से हम बातचीत करना चाहते हैं कि लगातार जो मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी की खरीद गारंटी हो जिसमें C2 का फार्मूला हो, अब C2 के फार्मूले से कितना कहाँ नुकसान हो रहा है किसान से, उस सारे मुद्दे पे एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। सर धन्यवाद। आज आपका सम्मेलन है, 20 तारीख की SKM की बहुत बड़ी कॉल है दिल्ली में। उसके बाद आपने भी अखिल भारतीय खेत मजदूर CI2 के साथ मिलकर बड़ा प्रदर्शन आप दिल्ली में करने जा रहे हो अक्टूबर के महीने में, फर्स्ट वीक में। हमले कैसे देखते हो कि जिस प्रकार से सरकार के हमले हैं, एक तरफ आपकी मांगे हैं, आप मांग कर रहे हो अलग अलग मुद्दों पे। C2 का एक मसला है कि MSP खरीद गारंटी प्लस C2, उससे आज क्या नुकसान हो रहा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, खासकर उत्तर भारत के किसान को कि MSP न मिलने से। साथियों, आप जानते हैं कि ये MSP का जो मांग है वो भी नवोदारीकरण नीति लागू करने के बाद जैसे जो फसल का दाम गिर गए, इसका कारण किसानों को एक लागत दूसरा तरफ बढ़ा रहे थे, तो लाभकारी का रूप में खेती नहीं चल पाते थे और खेती कराने के लिए उधार लेना चाहते थे, उधार लेना पड़ रहे थे और उधार भी वापस देना नहीं हो पा रहे थे। तो उसके आधार पे किसान का परिवार सारे देश भर कर्जे में डूबना शुरू किया और कर्जे में डूबने के बाद उनको खुदकुशी शुरू किया। ये खुदकुशी का साथ साथ किसान परिवार अपना जो ज़मीन और बिक्री करके, जानवर को बिक्री करके प्रवासी मजदूर होना शुरू हो गया। अभी 23 करोड़ जो प्रवासी मजदूर का संख्या सारे देश भर बढ़ गया है। तो इतना बड़ा पैमाने पे खेती में ये जो संकट है वो संकट कभी भी नहीं था पहले। ये नवोदारीकरण नीतियों का कारण यह संकट गहराई पे बढ़ गया है। तो इसका चलते हमारा जितना आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का कारण यह जो 2004 का जो चुनाव था, वो चुनाव में भारत चमकते हैं बोल के जो उसी समय का प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, वह वाजपेयी जी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसको हरा के वामपंथियों को 64 संसद जीते थे। उनका समर्थन में एक नंबर जो UPA सरकार सत्ता में आए, वो सरकार ये MSP का जो स्वामीनाथन कमीशन को गठन किए थे और उसका सिफारिश था कि जितना भी खेती में लागत हो C2, उसका 50% ज़्यादा दाम हर एक फसल पे देना चाहिए। लेकिन 2006 को वो जो सिफारिश आने का बाद 2009 तक एक ही UPA सरकार सत्ता में थे, वो लागू नहीं किया। इसके बाद 9 से 14 तक दूसरा सरकार आए UPA का, वो भी लागू नहीं किया। इसी परिस्थिति में 2014 में मोदी जी का जो वादा दिया, भाजपा अपना घोषणा पत्र में लेकर आए कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र में शामिल किया। घोषणा पत्र में उन्होंने वादा दिया। अभी वो जीत कर प्रधानमंत्री बने, सत्ता में आए भाजपा और RSS, 8 साल बीत चुके, फिर भी वो लागू नहीं किया। तो जैसे पहले धोखा मिला, अभी ऐसे फिर हमको धोखा मिल रहा है। इसलिए बहुत बड़ा पैमाने पे नुकसान है। खेती का जो संकट है बड़ा पैमाने पे गहराई हो रहा है और प्रवासी मजदूर का बाद अभी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है का 67% जो आबादी 130 करोड़ का आबादी है, इसमें 67% 81 करोड़ लोगों को ये जो राशन देना पड़ता है, वो राशन में भी अभी धोखा दे रहा है, क्योंकि 2 रुपये पर सब्सिडी में जो देते थे वो बंद कर दिया। एक परिवार में एक आदमी को कम से कम 400 ग्राम उनको चावल और 100 ग्राम दाल, 2700 किलो कैलोरी जो ऊर्जा उनको मिलने के लिए, अपना जीवन रखने के लिए इतना किलो कैलोरी का वो भोजन चाहिए। तो ये भोजन के लिए 700 जो ग्राम है एक दिन पे 3 बार एक आदमी खाने के लिए, तो एक महीने के लिए 400 × 30 12 किलो उनको चाहिए। लेकिन मिल रहा है 5 किलो, 5 किलो मिल रहा है, और 5 में भी गड़बड़ हो जाती है। वो 5 में भी सही रूप में सबको नहीं देता है। कुछ ही जगह पे
बाद में देते हैं, बकाई हो जाता है। तो इतना बड़ा पैमाने पे हमारा ये जो गरीबी बढ़ रहा है, तो इतना लोगों को गरीबी आगे बढ़ा के सही दाम नहीं दे के, सही वेतन नहीं दे के किसान को धोखा दे रहा है, मजदूर को धोखा दे रहा है। और ये जो मेहनत करने वाले और जो उपज पैदा करते और संपत्ति पैदा करते जो वर्ग है, मेहनत करने वर्ग, किसान और मजदूर, उसको सही दाम और सही वेतन नहीं दे देगा। तो मेरा सवाल एक ये भी सर कि एमएसपी की खरीद गारंटी की आप मांग कर रहे हैं, C2 का फार्मूला लागू हो, अगर वो फार्मूला लागू हो जाता है तो एक बार थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 तक हम डबल आमदनी कर देंगे, 2022 तक बोला था किसानों का हम डबल इनकम कर देंगे। अभी वो C2 फार्मूला लागू हो जाता है तो कितना मिलेगा, और अगर लागू नहीं है तो नुकसान कितना हो रहा है? एक आंकड़ों के हिसाब से जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात करें, कितना नुकसान प्रत्येक किसान को हो रहा है, कितनी दिहाड़ी उसको मिलनी चाहिए? अभी जीरी का देखो 46 लाख मीट्रिक टन हमको जीरी हरियाणा में पैदा हो रहा है। इसमें C2 का 50% पे उनको देना है तो 2700 रुपया पर क्विंटल देना चाहिए। अभी मिल रहा है 200 रुपया 40 पैसे, 40 रुपये, 2040 रुपया मिलता है का 700 रुपया का फ़र्क है। तो इसका आधार पे देखे को 2500 करोड़ रुपया का नुकसान हमारा हरियाणा का जीरी किसानों को है। और एकड़ पर आधार पे देखे 16,700 रुपया एक किसान को पर एकड़ नुकसान हो रहा है। 16,700 रुपया नुकसान पर एकड़ किसान को नुकसान है जो जीरी होता है। ऐसी नरमे की बात करेंगे, सरसों की बात करेंगे तो वहाँ भी कोई नुकसान होता होगा। अभी देखो C2 ऐसे जो MSP सरसों में नहीं है और ये जो कपास में भी ऐसे नहीं है। लेकिन देखो कपास को जो पीछे सीजन में 9.25 रुपया प्रति क्विंटल मिलते थे, अभी उनका दाम एकदम गिरकर 5,000 बन गया। सरसों को भी ये 8,000 रुपया मिलते थे, अभी वो भी 5,000 6,000 का आसपास, वो भी 2,000 कम हो गया। तो इसी का कारण हर एक परिवार को जितना करोड़ रुपयों का ये सारे हरियाणा का आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, ये किसान को ऊपर हमला है, मजदूर का ऊपर हमला है और हरियाणा का आर्थिक व्यवस्था को ऊपर हमला है। इसका फ़ायदा उड़ा रहा है बहुत चंद नंबर में कुछ बड़ा कॉर्पोरेट लोग, जो अंबानी का तरह, वो अदानी का तरह, वो टाटा का तरह। ये लोगों को भी कौन इसका सारे नियंत्रण करता है? वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, वित्त पूंजी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो फिनांस कैपिटल है, वो फिनांस कैपिटल के चलते यह सब कुछ हो रहा है। हमारा जो शेयर मार्केट जो है, वो शेयर मार्केट जो अदानी अंबानी सब इसमें निर्भर है, वो शेयर मार्केट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो शेयर मार्केट को भी ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी ही कंट्रोल कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी का सामने हमारा भाजपा और RSS का जो राजनीति सरेंडर हो गया है, उन्होंने पूरा से पूरे इसको साथ दे रहा है। सर मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि स्वामीनाथन आयोग बना था वो फर्स्ट UPA गवर्नमेंट में, जब आपके 64 MP वहाँ थे और आपके बाहर से समर्थन आप कांग्रेस सरकार को कर रहे थे, UPA को कर रहे थे, तो उस टाइम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हुई, वो आज तक लागू नहीं हो पाई। स्वामीनाथन आयोग बना, उसकी सिफारिश आज तक लागू नहीं हो पाई। आप मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्वामीनाथन कहता है कि उसमें 1 एकड़ तक कम से कम भूमि इनको ज़मीन मिले, वो मुद्दा आप क्यों नहीं बना पा रहे? और दूसरा, आवारा पशुओं पर रोक लगे, या कर्जा माफ़ी का एक मुद्दा कि मजदूर की भी कर्जा माफ़ी हो, या कहीं फसल खराब होती है तो मजदूर को भी मुआवजा मिले क्योंकि मजदूर की मजदूरी वहाँ खराब हुई है। तो इस पे आप मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे? जमीन के बंटवारे पे, भूमि सुधार पे 3-4 बात आपने बोला। अभी ये 0.3% लोगों को, भूमिहार लोगों का साथ, यहाँ का 26% जमीन है, खेती का जमीन 26%, सिर्फ 1% नहीं, 0.3% का पास है। ऐसे 20% जो बड़े जमींदार लोग हैं उनका पास हमारा समाज देश का 60-70% जमीन है। और 48 और 48% लोगों को कोई भूमि नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़मीनहीन हो रहा है हरियाणा का किसान, क्योंकि अपने बच्चे को यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। विदेश जाने के लिए अपना ज़मीन बिक्री करने के लिए मजबूर हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़मीनहीन हो रहा है। और आपने बोला है कि ये जो कर्जा मुक्ति का बात,
सबसे ज़्यादा कर्जा में डूब रहा है हरियाणा का किसान परिवार। इसलिए हमारा ये जो 5 अप्रैल का जो मुद्दा में सबसे बड़ा तीसरा मुद्दा है कि सारे किसान परिवारों को कर्जा मुक्ति कराओ, ये हमारा मुद्दा है। फिर आपने ये भी बताया कि आवारा पशुओं का, पशु का जो आर्थिक व्यवस्था है हमारा किसानों का खेती से बहुत संबंधित है और उनका 27% उनका आमदनी ये जो कैटल इकोनॉमी से और पशु आर्थिक व्यवस्था से मिलता है। ये लोग क्या किया है, ये लोगों को कोई पशु को जो रक्षा करने का में कोई ईमानदार नहीं है ये लोग, क्योंकि अभी पता है कि भारत देश सबसे ज़्यादा ये जो बीफ का एक्सपोर्ट करता है, इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से पैदा होता है कि बीफ, वहाँ इतना कारखाना है बीफ को काट के उसको बाहर बिक्री करने वाला है, को इसको सारे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और त्रिपुरा में जो हमला हुआ उन्होंने पशु को जिंदा जलाया, यहाँ हरियाणा में नसीर और जुनैद को जिंदा जलाया पशु का नाम पे, वहाँ पशु को जिंदा जलाया कहाँ त्रिपुरा में, ये सारे वायरल हो गया है। तो इसी लोग कोई ईमानदार लोग नहीं है, ये सभी बहुत बड़े पैमाने पे तग लोग हैं कि चोरी कर रहा है पशु को ऊपर, ये लोग उपजीवन करता है, लाखों रुपये कमा रहा है, इसका साथ कुछ पुलिस वाला भी दे रहा है। ये बहुत गलत काम हो रहा है भारत देश में। भूमि सुधार के बारे में मैं बात कर रहा था कि स्वामीनाथन भी कहता है, मंडल आयोग ने भी बोला है कि भूमि सुधार पे बात होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां या किसान संगठन जो वामपंथी किसान संगठन है वो इसे अपने मुद्दे से क्यों निकाल चुके हैं कि भूमि सुधार की बात ही नहीं करते हैं, खासकर जहां हम काम कर रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, भूमि सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये बात ऐसे है कि भूमि सुधार के लिए हम सबसे ज़्यादा बोल रहा है, जमीनहीन जो है उनको ज़मीन देना हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो भू सुधार का बिना हमारा सामाजिक व्यवस्था का जो जात का और जो धर्म का जो बड़ा पैमाने पे असर है वो असर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को जो विचारधारा का रोकने के लिए हमको भू सुधार करना ही है, वो हमारा बुनियादी मांग है। लेकिन ये मांग हम अभी जो कर रहा है इसका साथ साथ हम रखा है, और ज़मीनहीन लोगों को ज़मीन देना वो भी सबसे बड़ा हमारा मांग ही है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आज का कि लगातार एक यहाँ आरोप लगता है, किसान आंदोलन में लगता था कि एमएसपी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी खरीद गारंटी लागू हो, कम्युनिस्टों की जहाँ पे सरकार है केरला के अंदर वहाँ लागू नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि केरला के मॉडल में और हरियाणा के मॉडल में क्या अंतर आप देखते हो? आप देखो कि अभी हमें एमएसपी का आधार पे देखो 2700 रुपया क्विंटल प्रति देना है, लेकिन केरल में कितना दे रहा है, वहाँ 240 रुपये दे रहा है। 2840 दे रहे हो? 240 रुपये दे रहा है। भारत देश में सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है जो जीरी, वो भारत देश में केरला का सरकार, वहाँ का वामपंथी सरकार कर रहा है। और केरला का वामपंथी सरकार इसके अलावा प्रति एकड़ 7,500 रुपया सब्सिडी भी दे रहा है। 7,500 रुपये आप सब्सिडी देते हो प्रत्येक एकड़ को किसान को। और कितनी फसलों पे आप सरकार एमएसपी की खरीद गारंटी देती वहाँ पे? अब वहाँ ये पूरे से पूरे ये जो फसल जो बना रहे वो सप्लाईको से वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है, उसका व्यवस्था है। तो सारे से सारे किसान वो जो प्राइवेट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारे सप्लाईको से उन्होंने प्रोक्योरमेंट करता भी है। तो उसका अच्छा व्यवस्था केरल में है, वो सारे देश में आना चाहिए।